नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अमित शाह ने कहा है कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने पहुंचे। पिछले 15 साल से यूपी की सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में विकास और कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने का वादा किया है। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा हमने भेजा है। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान अखिलेश जी से कि वो पैसा कहां गया? क्यों गांव की व्यवस्था नहीं सुधरती? क्यों रोड नहीं सुधरते हैं? क्यों 24 घंटा बिजली नहीं आती है? क्यों स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरी हैं? ये सारे सवालों के जवाब अखिलेश जी आपको देने पड़ेंगे। गठबंधन कर कर उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में आप धूल नहीं झोंक सकते। घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूपी की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की सूची से 5 ही साल में बाहर निकालकर देश का एक बहुत प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कृतनिश्चयी है। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा कि हम उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से, गुंडागर्दी से, माफियागिरी से मुक्त कराने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा है। बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी भी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में लैपटॉप की तर्ज पर स्मार्टफोन देने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में मजदूरों को रियायती दर पर मिड डे मील, शहर की तरह गाँव में भी 24 घंटे बिजली का वायदा किया है। तो जैसा कि आपको बता रहे थे हम कि किस तरह से लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस घोषणा पत्र में और क्या कुछ खास कहा गया है और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है, इसके इन दोनों का कंपैरिजन दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि स्मार्टफोन स्कीम योजना शुरू करेंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। जबकि बीजेपी ने कहा है कि घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो 5,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों के लिए समाजवादी किसान कोष बनाएंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि विधवा पेंशन के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में महिलाओं को रोडवेज में आधे किराए की छूट देने की बात कही गई है। बीजेपी ने कहा है कि हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन बनाएंगे। आगरा, कानपुर, वाराणसी और मेरठ में मेट्रो लाएंगे, समाजवादी पार्टी ने कहा। तो बीजेपी ने कहा कि महिलाओं की 3 नई पुलिस बटालियन बनाई जाएगी। तो समाजवादी पार्टी ने मुफ्त में घी देने को कहा है। बीजेपी ने हर गांव में 24 घंटे बिजली देने की सुविधा देने की बात कही है। तो सब पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मैनिफेस्टो में वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। विजय माल्या के एयरलाइंस किंगफिशर को लोन देने के लिए नियमों से छेड़छाड़ की गई। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक ने यूबी ग्रुप कंपनियों के डिफॉल्ट के बाद भी लोन दिया था। यूबी ग्रुप की कंपनी WEI इंजीनियरिंग और यूबीएचएल ने पहले भी क्रेडिट डिफॉल्ट किया था। आईडीबीआई बैंक से 950 करोड़ रुपए का लोन मिलने के पहले ठीक खाते सुधारे गए थे। किंगफिशर को लोन की मंजूरी के बाद लोन का प्रस्ताव रिस्क असेसमेंट के लिए भेजा गया था। शर्तों के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस को 6 महीने में 150 करोड़ रुपए का लोन आईडीबीआई बैंक को 6 वापस किया जाना था। खास बात यह कि केएफए ने 150 करोड़ रुपए के लोन की प्रोसेसिंग फीस भी अपने पास से नहीं भरी थी, उसे लोन के हिस्से में शामिल कर लिया गया। बाद में 900 करोड़ रुपए का लोन पास होने के बाद भी गिरवी गारंटी की कार्रवाई पूरी नहीं हुई। आईडीबीआई बैंक के तत्कालीन जीएम बुद्धादेव दासगुप्ता के रोल की भी जांच हो रही है। और दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक बताइए और क्या जानकारी है? देखिए, किंगफिशर एयरलाइंस का जो मामला है ये बड़ा साफ है कि विजय माल्या ने मिलकर आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन और बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर
फ्रॉड तरीके से 950 करोड़ रुपए का जो लोन था उसको रिस्ट्रक्चर कराया और उसमें से करीब 250 करोड़ रुपया जो था 263 करोड़ रुपया उसने दूसरे फंड दूसरे बैंक्स के जरिए डाइवर्ट कर लिया और अपने पर्सनल यूज़ में लिया। उसमें कुछ जो था डेप्ट सर्विसिंग के लिए भी यूज़ किया और ये जो लोन लिया गया था ये भी पूरी तरीके से धोखाधड़ी करके लिया गया था। IDBI बैंक के पास पहले भी किंगफिशर और UB होल्डिंग्स के कुछ अकाउंट्स चल रहे थे जिसमें उसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी किंगफिशर एयरलाइंस को 950 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन हो गया, डिसबर्स भी हो गया। और ये जो लोन सैंक्शनिंग का पूरा मामला था ये एक तरह से नियमों को धता बताकर किया गया था। ये जो है क्रेडिट जो एक ड्यू डिलिजेंस जो होता है उसको पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया था और लोन डिसबर्स कर दिया गया, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस बैंक ने किया। तो ये बड़ा साफ था कि IDBI बैंक के उस समय के चेयरमैन विजय माल्या और किंगफिशर के CFO इन सब लोगों ने मिलकर धोखाधड़ी की, जिस पे अब FIR और आगे की कार्रवाई चल रही है। जी शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विजय माल्या को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माल्या ने 10 जून 2010 को अपने कर्मचारियों को एक ईमेल लिखा था। इस मेल में लिखा था कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री की तरफ से मदद का आश्वासन मिला है। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि अक्टूबर 2011 को माल्या ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद भी दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तत्कालीन सरकार ने माल्या की मदद की? इसी बीच माल्या ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार को पब्लिक फंड का इस्तेमाल कर एयर इंडिया को बेल आउट से बचाया था, लेकिन उनकी एयरलाइंस कंपनी को नहीं। माल्या ने यह भी कहा कि उन्हें अपराध साबित होने से पहले ही अपराधी घोषित कर दिया गया है। तो आज विजय माल्या ने कई ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। विजय माल्या ने कहा कि CBI ने मुझसे पूछताछ की थी, मैंने सारे दस्तावेज सौंपे थे, एक भी रुपए का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि मैंने ही किंगफिशर एयरलाइंस में 4,500 करोड़ का निवेश किया था। उन्होंने कहा कि CBI और SEBI ये बताएं कि उनके पास मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए क्या ठोस सबूत हैं। विजय माल्या ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने मदद की गुहार की थी, कोई कर्ज नहीं मांगा था। मैंने मांग की थी कि FDI नियम बदले जाएं, राज्यों में ATF पर सेल्स टैक्स की दरें वाजिब रखी जाएं। उधर L&T के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 39% बढ़कर 972 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 700 करोड़ रुपए रहा था। तीसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 25,925 करोड़ रुपए से बढ़कर 26,287 करोड़ रुपए हो गई है। इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA 18.5% बढ़ गया है। Possibly fair in our assessment to expect that we would end the year with about 10% growth as compared to the 15% growth that we were targeting at the beginning of the year. Looking at the composition, and there lies the tail, we have domestic orders for the 9-month period at 632 billion rupees, pretty much the same as compared to the 9-month period of the previous year. So there has been no incremental delta in terms of orders from the domestic markets. We've done well to stay afloat and stay at the same level as we found ourselves in the last year. तो बजट का इंतजार वैसे तो सभी को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट के लोग करते हैं। कैपिटल मार्केट को दूसरे सेक्टर्स के अलावा अपने सेक्टर के लिए भी बजट में कई रियायतों की इस बार दरकार है। शेयर बाजार की नजर हर सेक्टर के लिए आने वाले बजट सौगात पर तो होती ही है, लेकिन कैपिटल मार्केट सेक्टर की अपनी भी बजट से उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि STT की दरों को नीचे लाकर ट्रेडिंग की लागत घटाई जाए, साथ ही इनकम टैक्स नियमों में सफाई आए। हाल में इनडायरेक्ट ट्रांसफर नियमों को लेकर मूड बिगड़ा है। सरकार ने अब प्रस्ताव टाल दिया है। बजट में 80C के तहत बचत योजनाओं पर टैक्स छूट बढ़ाने की भी मांग है, लेकिन टैक्स का मुद्दा सबसे अहम है। अगर आप एक फ्रेंडली टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, अगर आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें एट एन एग्रीगेट लेवल, एट अ कंट्री वाइड लेवल, जहाँ पे आपको थोड़ी अर्निंग्स डोमेस्टिक साइकिल में प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स मिले, और अगर एक इन्वेस्टर को लगे कि हाँ इस एसेट क्लास में निवेश करके मुझे कम से कम 9-10% कैगर हर साल मिल सकता है ऑन एवरेज, तो आराम से पैसा आएगा। आज की तारीख में
इन्वेस्टमेंट बूस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा कंजम्पशन बूस्ट की ज़रूरत है। तो कैसे वित्त मंत्री ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट करते हैं, किस तरह से मोर मनी इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर रखते हैं थ्रू अलग अलग तरीक़ों से, वो एक इम्पॉर्टेंट देखना होगा। कैपिटल मार्केट सेक्टर चाहता है कि सरकार ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए जीएसटी की दर वाजिब रखे। कैपिटल मार्केट सेक्टर से जुड़ी कंपनियां चाहती हैं कि कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स की दरों में कमी की जाती है तो मार्केट के लिए ये सौगात होगी। कंपनियां निवेश बढ़ा पाएंगी और पर्सनल टैक्स की दरें घटने से इकोनॉमी में खपत भी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही सरकार से वित्तीय घाटे को भी वाजिब रखने की उम्मीद की जा रही है। ग्रामीण इलाकों के लिए बजट में ज्यादा फंड की भी मांग की जा रही है। बजट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इट शुड लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट इनटू रूरल एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज। इट शुड लीड इनटू मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं कि रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, इन एरियाज में क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए इस बजट के थ्रू। सेबी ने भी अपनी ओर से कैपिटल मार्केट के लिए कई रियायतों की मांग रखी है। ट्रेडिंग के लिए एसटीटी दर में कमी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में रियायत बढ़ाना, डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए एलटीसीजी मियाद 3 से घटाकर 1 साल करना, डेट म्यूचुअल फंड्स और डेट सिक्योरिटीज के लिए टैक्स नियमों में समानता लाने की भी मांग सेबी ने की है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के लिए छूट की सीमा मौजूदा 1,50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग है। मनोज धारा के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और अब रेल बजट की बात करते हैं। इस बार रेल बजट भी आम बजट का हिस्सा होगा। और बजट से क्या है मुंबई के लोगों की उम्मीदें, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों की, बता रही है हमारी संवाददाता सिल्की सी। तो इस बार रेल बजट और यूनियन बजट दोनों ही साथ में अनाउंस 1 फरवरी को होने वाला है। यहाँ मुंबई के जो रेसिडेंट्स हैं उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुंबईकर्स हैं जिनसे जानते हैं कि वो इस बार बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि इस बार जो है बजट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, सरकार की तरफ से किस तरह के अनाउंसमेंट्स होने चाहिए। मैडम, मैं तो अच्छा उनसे उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने जो काम किया अच्छा ही किया। हम ही उम्मीद कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले हैं तो कम से कम स्लैब बढ़ाया जाए। कम से कम 2.5 लाख है, 3.5-4 लाख रुपया किया जाए। मेरा नाम रमेश वर्मा, IDBI बैंक में सर्विस करता हूँ। तो यहाँ पर एक कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारी है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें बढ़ोतरी की जाए और जो काफ़ी समय से लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन का भी इम्पैक्ट देखने को मिला है कई सेक्टर्स में, वापस से कंजम्पशन को रिवाइव या डिमांड को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में काम ज़रूर करना चाहिए। एक बंदे और हमारे साथ हैं यहाँ पर जो बताएंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। डीमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी स्मॉल स्केल को इंडस्ट्रीज को असर हुआ है, उसके बारे में कुछ उन लोग करना चाहिए स्पेशली। और सैलरीड पर्सन के लिए फैसिलिटी जैसे भी PF हो गया या मेडिकल हो गया, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए ताकि वो लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा उनके बेनिफिट मिले। और स्लैब जैसे इन्होंने कहा उस तरह से बढ़ना चाहिए। लेडीज़ लोग के लिए भी फैसिलिटी बढ़ना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी है हो सके उतना कम करके लोगों के लिए हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे एक और सुझाव है लोगों का और इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसके बढ़ावे के लिए, उसके ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्स में रियायतें मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी होने चाहिए। इस बार रेल बजट और जो यूनियन बजट है वो दोनों क्लब किया गया है, 1 फरवरी को दोनों अनाउंस होगा। आपको लगता है कि रेल की जो सुरक्षा या यातायात को लेकर जो समस्याएं हैं, खासतौर से मुंबई जैसी सिटी में जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं और देश भर से लोग आते हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए, किस तरह की मुश्किलें उनको झेलने को मिलती हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, और इसके अलावा भी और क्या क्या मुश्किलें हैं? मेन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि रेल का थोड़ा जो सिक्योरिटी हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जो लोकल ट्रेन है उसमें थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेन इंक्रीज़ करना चाहिए। और जो बड़े बड़े रूट्स है जैसे कुल्ला हो गया है, दादर हो गया है, यहाँ पर क्या डायरेक्ट ट्रेन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक इनकी वजह से क्या छोटे छोटे जो रूट है वो जो उतरते हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कुछ एक नया स्ट्रेटेजी लाना चाहिए कि बड़े बड़े
जो फास्ट हार्बर लाइन में फास्ट लाइन नहीं चलती तो वहाँ पर फास्ट ट्रेन डालना चाहिए। तो कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि देश भर में हाउसिंग फॉर ऑल किया जाए 2022 तक, और जिस तरह से नए स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जो इंटरेस्ट में सब्सिडीज हैं वो स्मॉलर सेक्शन और वीकर सेक्शंस के लिए लाई गई हैं। बस खास तौर से मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए अभी भी इसमें क्लियरेंस नहीं आ पाया है कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की गवर्नमेंट बात कर रही है वो किन किन लोगों को दिया जाना चाहिए, और ख़ास तौर से जो नए एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपनी काम अभी जो वर्किंग अभी शुरुआत की है उनके लिए किस तरह की रियायतें हैं, इस पे भी काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है। इस बजट में इसको लेकर भी अनाउंसमेंट की उम्मीद यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो देखिए मुंबई के लोगों की क्या यहाँ पर उम्मीदें हैं ये बताई सिल्की ने। वैसे 26 जनवरी को हुई बारिश से ठंड बढ़ी है, लेकिन इससे रबी की फसलों को काफी फायदा होगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारिश से गेहूं और तिलहन की पैदावार काफी बढ़ेगी। जो अभी तापमान करीब 12 से 14 डिग्री के आसपास नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ज़्यादातर जगह में है, उनमें 4 से 5 डिग्री की गिरावट आ जाएगी और फिर 8 से 10 के बीच आ जाएंगे। जो दिन के तापमान जो होते हैं वो क्लाउडिंग और रेन के कारण जो घट जाते हैं वो फिर से सामान्य के आसपास पहुंच जाएंगे। जहां तक एडजोनी प्लेन्स की बात है, पंजाब, हरियाणा और यूपी की, यहाँ अगले 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन कोई बरसात की फिर से संभावना नहीं है। इस समय लगभग सभी फसलों पर इसका ये फ़ायदेमंद प्रभाव है और इससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कुछ किसान भाई जिन्होंने जैसे तुरंत अभी 2-3 दिन पहले ही पानी लगाया था खेत में और तुरंत बारिश हो गई तो उन्हें नहीं पता था कि बारिश होने वाली है, तो उन किसान भाइयों को चाहिए कि वो थोड़ा सा ये देखें कहीं पानी भर तो नहीं रहा है खेत में, उसको खेत से बाहर निकाल दें। अदरवाइज़ सभी फसलों पर लगभग ये फ़ायदेमंद है और ये महावट कहना ये एक तरीके से अमृत के समान है इस समय की बारिश होना।